हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी सारथी। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 1 जो हमने कल शुरू किया था द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी उसका सेकंड पार्ट कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे यूएसएसआर के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर, आगे बढ़ते हैं। हम अब जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे उसमें हम बात करेंगे गॉर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टूट जाना। डिस जहां पे लग जाए वो टूटने से रिलेटेड होता है, डिसइंटीग्रेशन आपका। गॉर्बाचेव के बारे में जानेंगे। देखो गॉर्बाचेव कौन था? तो ये जो इंसान आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हीं का नाम गॉर्बाचेव था। पूरा नाम था मिखाइल गॉर्बाचेव। ये थे कौन, अब जरा इनके बारे में समझते हैं। तो जो मिखाइल गॉर्बाचेव थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। 1985 के अंदर ये कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन जाएंगे। जनरल सेक्रेटरी एक तरीके की पोस्ट थी कम्युनिस्ट पार्टी में, जो कि सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती थी। तो मिखाइल गोर्बाचेव 1985 के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन जाएंगे। और इन्होंने जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद कई सारे चेंजेस किए यूएसएसआर के अंदर। सूबे सिस्टम में इन्हें कई सारे चेंजेस उन्होंने किए। नेक्स्ट यहाँ पे बात की हुई है कि जो रिफॉर्म्स ये चाहते थे लेकर के आना, उसका रीजन बहुत सिंपल था। ये चाहते थे यूएसएसआर जो है वो टेक्नोलॉजी के मामले में, वो इंफॉर्मेशन के मामले में आपकी वेस्टर्न कंट्रीज से आगे रहे। जिस लेवल पे वेस्टर्न कंट्रीज यानी अमेरिका है, उसी लेवल पे यूएसएसआर भी रहे इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में। और इन इसको बढ़ाने के लिए रिफॉर्म सुधार करने की जरूरत थी, ये मिखाइल गोर्बाचेव का मानना था। ये जो मिखाइल गोर्बाचेव थे इन्होंने दो बहुत बड़े सुधार किए थे। पहला था नॉर्मलाइज रिलेशन विद द वेस्ट। ये चाहते थे वेस्टर्न कंट्रीज यानी अमेरिका के साथ अपने रिलेशन को नॉर्मल करना। और दूसरा सुधार इनका क्या था, दूसरा रिफॉर्म क्या था? डेमोक्रेसी लेकर के आना चाहते थे, सिस्टम को डेमोक्रेटाइज करना चाहते थे। तो दो सुधार किए थे इन्होंने, पहला नॉर्मलाइज करना रिलेशन वेस्ट के साथ और दूसरा डेमोक्रेसी लेकर के आना। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो है, इन लोगों ने अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर दिया। अगर हम देखें मिखाइल गोर्बाचेव एक अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी ही गवर्नमेंट कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इन्हें ये सारी चीजें पसंद ही नहीं आ रही थी। यहाँ पे जो गोर्बाचेव थे वो अपने जब प्रोटेस्ट हो रहा था गोर्बाचेव की पॉलिसी के तहत, तो गोर्बाचेव उसमें घुसे ही नहीं, इंटरवीन ही नहीं किए। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, गोर्बाचेव के जो रिफॉर्म्स होंगे, इस रिफॉर्म की वजह से पूरा यूएसएसआर एक एक करके टूटना शुरू हो जाएगा। यूएसएसआर अपने एंड की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो भी यूएसएसआर के अंदर प्रॉब्लम चल रही थी उसमें बिल्कुल भी गोर्बाचेव जो थे वो बिल्कुल भी इंटरवेंशन नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं घुस रहे थे। जिसकी वजह से धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन नजदीक आता रहेगा। जो गोर्बाचेव है, इनिशियली उसने कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज लेके आया था, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटाइज करना चाहता था सिस्टम को। बट ये कुछ बहुत ज्यादा चेंज लेके नहीं आएगा, ये एक तरीके से नेगेटिव साबित होगा यूएसएसआर के लिए। गोर्बाचेव का रिफॉर्म एक रीजन बना जिसकी वजह से यूएसएसआर आपका टूट जाएगा। जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स थे वो इस रिफॉर्म को अपोज करते थे। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर रिफॉर्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी आ जाएगी, तो कम्युनिस्ट पार्टी में जो घूसखोरी लोग हैं उनका तो शासन ही खत्म हो जाएगा। अगर डेमोक्रेसी आ जाएगी तो यहीं पे जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि जो रिफॉर्म्स आपके मिखाइल गोर्बाचेव लेके आए थे, इन सभी रिफॉर्म का ही अपोज करते थे। दो रिफॉर्म्स लेकर के आए थे, ये पता होना चाहिए आपको। पेरेस्ट्रोकिया, पेरेस्ट्रोकिया का मतलब होता है रिस्ट्रक्चरिंग। और ग्लासनॉस, ग्लासनॉस जो है इसका मतलब है ओपननेस। ये दो टाइप के रिफॉर्म्स लेके आए थे मिखाइल गोर्बाचेव। ये 1 मार्क का क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पेरेस्ट्रोकिया क्या था, रिस्ट्रक्चरिंग की बात करता था, और ग्लासनॉस का मतलब क्या था, ओपननेस। आगे देखते हैं, अब इम्पैक्ट की बात करते हैं। अभी तो हमने पढ़ लिया कि यूएसएसआर के अंदर आपका एक मिखाइल गोर्बाचेव थे जिन्होंने बहुत अच्छा सोचा यूएसएसआर के बारे में, लेकिन उनके काम उल्टे पड़ जाएंगे। अब क्या उल्टे पड़े तो देखो, होगा क्या, एक कूप कर दी जाएगी 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। कूप का मतलब क्या होता है, तख्ता पलट को बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो होंगे वो तख्ता पलट करने की कोशिश करेंगे 1991 में। एक बारी लोगों ने डेमोक्रेसी चख ली थी। लोगों को पता चल गया था कि डेमोक्रेसी में कैसा काम होता है, फ्रीडम कैसे किस तरीके की होती है। तो वो पुराने सिस्टम की तरफ नहीं जाना चाहते थे। रिफॉर्म्स तो लेके आए थे ना यूएसएसआर के अंदर, अब
गॉर्बाचेव। तो गॉर्बाचेव ने डेमोक्रेसी लेके आए। डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, लोगों की फ्रीडम दी जाती है। तो यहाँ पे एक बार लोगों ने फ्रीडम को टेस्ट कर लिया था, इसलिए वो पुराना जो सिस्टम था कम्युनिस्ट पार्टी का रूल करने का, पूरे बुरा वाला जो सिस्टम था, वो उसको बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। बोरिस येल्टसिन। बोरिस येल्टसिन जो होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट नेता की तरह निकलेंगे यूएसएसआर के अंदर। ये वहां पे ना एक तरीके के हीरो बन जाएंगे। यूएसएसआर का कोई नेशनल हीरो था तो वो था बोरिस येल्टसिन। बोरिस येल्टसिन ने जो तख्ता पलट हुई थी इसका विरोध कर रहे थे कि तख्ता पलट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे ही रशिया के अंदर ना इलेक्शंस होने शुरू हो जाएंगे इसी समय पे, और इस इलेक्शन में जीतेगा कौन, बोरिस येल्टसिन जीत जाएंगे। जैसे ही बोरिस येल्टसिन इलेक्शन जीतेंगे तो अभी तक सारी पावर किसके हाथों में थी, सेंट्रलाइज थी। सेंट्रलाइज यानी सारी पावर एक ही के हाथों में थी। वो एक कौन था, रशिया। अब जैसे ही बोरिस येल्टसिन जीतेगा, जितनी भी पावर थी वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिसेंट्रलाइज होनी शुरू हो जाएगी। तो वो सारी पावर जितनी भी रिपब्लिक्स थी उनके पास जानी शुरू हो जाएगी। अब जो पावर थी वो शिफ्ट करना शुरू कर गई थी रशिया से दूसरे 15 देशों के बीच में। जो भी 15 देश आते थे और जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज आती थी आपकी, उन सभी देशों को उनकी पावर वापस मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कब, जब बोरिस येल्टसिन रशिया का इलेक्शन जीत जाएंगे तब। इसके अलावा जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, जो भी आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है आपकी, ये सारी कंट्रीज भी यूएसएसआर का ही हिस्सा थी। तो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, ये कंट्रीज ना यूएसएसआर से अलग नहीं होना चाहती थी। बेसिकली ये कंट्रीज ना थोड़ी सी फाइनेंशियली वीक कंट्रीज थी। अब हमें पता है कि कोई भी कंट्री अगर यूएसएस के साथ या यूएसएसआर के साथ जुड़ा है तो उसको यूएसए या यूएसएसआर फाइनेंशियली हेल्प करता था। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज को ये डर लगा रहता था कि अगर यूएसएसआर टूट गया तो हमारी हेल्प कौन करेगा। तो वो यूएसएसआर से अलग बिल्कुल भी नहीं होना चाहती थी। और फाइनली दिसंबर 1991 में बोरिस येल्टसिन के लीडरशिप के अंदर रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, इन तीन बड़े देशों ने, यूएसएसआर के तीन बड़े देश, इन तीनों ने बोल दिया हम आज से खत्म करते हैं यूएसएसआर नाम के ऑर्गेनाइजेशन। और 1991 में, दिसंबर 1991 में क्या हो जाएगा, यूएसएसआर खत्म हो जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, यूएसएसआर खत्म होगा तो कम्युनिस्ट पार्टी भी खत्म हो जाएगी। कम्युनिस्ट पार्टी भी खत्म होगी और सोशलिज्म आइडियोलॉजी भी आपका यूएसएसआर के अंदर से खत्म हो जाएगा। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी जो होगी वो सभी देश अपना लेंगे। अभी हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि जब शॉक थेरेपी का टॉपिक आएगा उसमें हम देखेंगे कि जैसे ही सोशलिज्म खत्म होगा तो यूएसएसआर के सभी देशों ने क्या अपना लिया, कैपिटलिज्म को अपना लिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटलिज्म को लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, डेमोक्रेसी आ जाएगी। अभी तक क्या था, यूएसएसआर के अंदर डेमोक्रेसी नहीं थी। यूएसएसआर खत्म होगा तो क्या होगा, वो लोग यूएसए के साथ जाके जुड़ना शुरू हो जाएंगे देश। और यूएसए में क्या थी, डेमोक्रेसी थी। तो ये इसके इम्पैक्ट पड़े थे। आगे देखिए, जैसे ही यूएसएसआर खत्म हुआ था वैसे ही तुरंत बाद एक नया सा ऑर्गेनाइजेशन बन गया था, नाम था CIS, यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। ये एक तरीके का सरप्राइज साबित हुआ। किनके लिए, तो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज जिन्होंने पीछे मांग की थी कि हमें यूएसएसआर से अलग नहीं होना है, उन कंट्रीज के लिए एक सरप्राइज था CIS। उनके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज था ये। CIS में कौन से देश शामिल होंगे, तो जो देश यूएसएसआर से अलग हो रहे थे उनमें से बहुत सारे देश CIS से जाकर के जुड़ जाएंगे आपका। रशिया जो होगा ना उसको सक्सेसर मान लिया जाएगा यूएसएसआर का। अब यूएसएसआर जब खत्म होगा तो यूएसएसआर के पास तो बहुत सारी चीजें थी, जैसे उनके वेपन्स वगैरह, न्यूक्लियर वेपन वगैरह, उनकी ट्रीटीज वगैरह, उन्होंने दूसरे देश के साथ जो समझौते किए थे वो सारी चीजें, वो सब किसको मिलेंगे, सक्सेसर कौन बनेगा, तो वो रशिया बना था, याद रखिए। रशिया ने डोमिनेट भी किया था और रशिया सक्सेसर भी बन जाएगा। रशिया को क्या क्या चीजें मिली थी, तो रशिया को सोवियत यूनियन की ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिल गई थी। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आने वाले चैप्टर्स में हम डिटेल में बात करेंगे। यूनाइटेड नेशंस के ऊपर पूरा चैप्टर है। अभी आप इतना याद रखिए कि जो सोवियत यूनियन था उसको यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल की जो सीट थी वो रशिया को मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज और कमिटमेंट्स की थी सोवियत यूनियन ने, अब वो सब किसको निभानी पड़ेंगी, रशिया को निभानी पड़ेगी। जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह थे जो यूएसएसआर ने बनाए थे अमेरिका को टक्कर देने के लिए, वो सारे हथियार किसको मिल जाएंगे, रशिया को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो पुराना सिस्टम था सोवियत यूनियन का वो क्या हो जाएगा, डेड, खत्म हो जाएगा, दफन हो जाएगा, बर्ड हो जाएगा आपका। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट।
अब इस टॉपिक में आप पढ़ोगे कि ऐसा क्या हुआ था कि यूएसएसआर टूट गया। अभी तक आपने पढ़ा कि दिसंबर 1991 में यूएसएसआर टूट गया, लेकिन रीजन क्या थे टूटने के? सबसे पहला रीजन, इंटरनली ये बहुत ज्यादा वीक था यूएसएसआर। ये लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। याद करो, जब फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था इस चैप्टर का, उसमें मैंने बताया था कि यहाँ की गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा खर्च करती थी वेपन्स के ऊपर, लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। अब जब लोग ही खुश नहीं रहेंगे तो इंटरनल वीकनेस तो आएगी ना। यहाँ पे लोग खुश नहीं है तो देश कैसे चलेगा आपका यहाँ पे? तो इंटरनल वीकनेस सबसे बड़ा रीजन था। दूसरा रीजन क्या था? इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा पैसे की किल्लत हो गई थी। पैसे की किल्लत होने का रीजन क्या था? क्योंकि यहाँ पे आपका खाना, इन्होंने पहले तो वेपन्स बनाने शुरू कर दिए थे बहुत हाई प्राइस पे। दूसरी चीज, इन्होंने अफगानिस्तान के साथ लड़ाई की थी, जिसकी वजह से पैसों की किल्लत हो जाएगी। बाहर के देशों से इन्हें खाना मंगवाना पड़ रहा था, और दिक्कत हो जाएगी। तो जो सोवियत यूनियन के जो लोग हैं, उन लोगों ने अपने ही सिस्टम के ऊपर डाउट करना शुरू कर दिया, अपने ही सिस्टम से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया कि ऐसा क्या हो रहा है यूएसएसआर में कि इतनी ज्यादा गरीबी एकदम से देखने को मिल रही है। अब एकदम से यहाँ पे क्या हुआ कि सारा इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ जाएगा। जो यूएसएसआर एक इतनी बड़ी महाशक्ति था आपका, वो एकदम से अचानक से इतना वीक हो जाएगा कि उसके टूटने के कगार आ जाएंगे। तो ऐसा क्या हुआ, उसके बारे में हम यहाँ पे अब बात करेंगे डिटेल में। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे आंसर, जो हमने पूछा क्वेश्चन पीछे, उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है बहुत क्लियरली। सबसे पहला, सोवियत यूनियन ने बहुत सारा पैसा अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने में लगा दिया था, और जितने भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे, उन कंट्रीज में वो एक सैटेलाइट स्टेट बनाना चाहता था। सैटेलाइट स्टेट का मतलब था यहाँ पे आपका कि वो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी वहां पे लाना चाहता था कि पूरे देश दुनिया की खबर उसको मिले। लेकिन इन सबको करने में क्या लग रहा था? बहुत सारा पैसा। तो ये बहुत सारा पैसा जो था, इन्होंने अपनी सैटेलाइट स्टेट बनाने में और अपनी न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने में लगा दिया। सेकेंड रीजन क्या दिया हुआ है? इतना ज्यादा इनके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन पड़ गया कि उसे कोप अप ही नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जो यूएसएसआर होगा वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। तीसरा रीजन क्या था? जो यहाँ की आम जनता थी, ऑर्डिनरी सिटीजन जो थी, उन्हें ये पता चलना शुरू हो गया कि उन्हें धोखे में रखा जाता है। अभी तक यूएसएसआर के लोगों से बोला जाता था कि अमेरिका यानी वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो बहुत पीछे है, और हम लोग बहुत ज्यादा एडवांस है इकोनॉमी में। लेकिन रियलिटी क्या थी यहाँ पे कि ये लोग, यूएसएसआर के लोग पीछे थे और यूएसए के लोग आगे थे। तो अब लोग जो थे वो लोग क्या कर रहे थे? यहाँ पे कंपैरिजन करना शुरू कर दिया था उन्होंने। यहाँ पे ना नेशनलिज्म राइज हो गया था। नेशनलिज्म क्या होता है? राष्ट्रवाद की भावना। जब अपने देश के प्रति भावना आती है ना अच्छी वाली, उसे हम बोलते हैं नेशनलिज्म। तो लोगों को चाहिए था कि जितने भी देश थे वो चाहते थे कि हमारा देश आजाद हो जाए, यूएसएसआर के कब्जे में ना रहे। रशिया चाहता था कि रशिया आजाद हो जाए, यूक्रेन चाहता था यूक्रेन आजाद हो जाए। तो वहां पे नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ गई थी। इसके अलावा जो सोवियत यूनियन था, वहां की पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली ये क्या हो गई थी? स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब होता है एकदम स्थिर हो गई थी, ना तो आगे बढ़ रही थी ना तो पीछे बढ़ रही थी, जैसी थी वैसे की वैसे ही रह गई। जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिचुएशन जब खराब होगी यहाँ पे, तो यूएसएसआर से कोप अप नहीं कर पाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, उसने 70 सालों तक यहाँ पे रूल किया था। 70 सालों में एक बार भी वो अकाउंटेबल नहीं हुई थी, लोगों को जवाबदेही नहीं हुई थी। लोग क्वेश्चन पूछते रहते थे, लेकिन कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी आंसर नहीं देती थी। रीजन बहुत सिंपल था, इन्हें पता है कि एक ही पार्टी का शासन है, तो अगर हम आंसर नहीं भी देते तो ये जनता तो कुछ कर ही नहीं सकती हमारे यहाँ पे। सेवेंथ रीजन क्या दिया आपको यहाँ पे? कि यहाँ पे ना लोगों को पता चलना शुरू हो गया था, ऑर्डिनरी सिटीजन्स को ये पता चलना शुरू हो गया था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है। अगर आप गलती करते हो यूएसएसआर में, तो आपको अपनी गलतियों को सुधारने का मौका नहीं मिल रहा था यहाँ पे। लोग चाहते थे, जो गवर्नमेंट थी ना वो बिल्कुल भी ओपननेस नहीं थी, गवर्नमेंट अपनी चीजों को ओपन नहीं कर रही थी, और लोगों को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी। इसके अलावा सारी पावर किसके पास थी? सेंट्रलाइज, रशिया के पास थी सारी पावर। तो बाकी देश जो थे वो परेशान थे यहाँ पे, कि कहने के लिए तो ऑन पेपर सारे 15 के 15 देश ये क्या थे? इक्वल थे, बट इन रियलिटी सारी पावर किसके पास थी? रशिया के पास। आगे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने सारी उनको फैसिलिटीज मिलती थी, सारी फैसिलिटीज ब्यूरोक्रेट्स को मिलती थी। आम जनता जो थी उनको कोई फैसिलिटीज ही नहीं दी जाती थी यहाँ पे। लास्ट नाइन्थ रीजन आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? जो गॉर्बोचेव ने जो सुधार किए थे, रिफॉर्म्स किए थे, ये भी एक रीजन बनेगा जिसकी वजह से यूएसएसआर टूट जाएगा।
गॉर्बोचेव ने रिफॉर्म किए दो। पहला रिफॉर्म किया था कि वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मल करना है, और दूसरा डेमोक्रेसी लेकर के आना है। ये अपने जो रिफॉर्म्स लेकर के आए, इस रिफॉर्म को ये खुद ही नहीं बचाव कर पाएंगे, खुद ही डिफेंड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से यूएसएसआर जो होगा वो टूट जाएगा। कुछ लोग थे यूएसएसआर में जो कह रहे थे जो गॉर्बेचेव रिफॉर्म लेके आ रहे हैं ना वो बहुत स्लोली स्लोली ला रहे हैं, और कुछ लोग थे जो कह रहे थे बहुत फास्टली लेकर के आ रहे हैं रिफॉर्म। स्लो कौन कह रहे थे? जो आम जनता थी, जो ऑर्डिनरी सिटीजन थी, उनके हिसाब से गॉर्बेचेव बहुत धीरे धीरे लेकर के आ रहे हैं रिफॉर्म्स। और फास्ट कौन कह रहा था? जो यूएसएसआर के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उनके हिसाब से जो गॉर्बेचेव है वो बहुत तेजी से रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। अब इन दोनों चीजों को संभाल नहीं पाए गॉर्बेचेव, इनका बचाव नहीं कर पाए, डिफेंड नहीं कर पाए इन लोगों की बातों को, जिसकी वजह से यूएसएसआर क्या हो जाएगा? टूटने की तगात पे आ जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है? रशिया और बाल्टिक रिपब्लिक। ये याद रखिएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल्टिक रिपब्लिक में कौन से देश आते हैं। 3 देश आते हैं, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। लिथुआनिया, ये 3 देश बाल्टिक रिपब्लिक के अंदर आते हैं। रशिया, बाल्टिक रिपब्लिक, यूक्रेन और जॉर्जिया, इन देशों ने मिलकर के आपस में डिसाइड किया कि अब हम और यूएसएसआर के साथ नहीं रहना चाहते, और हम चाहते हैं कि आज से यूएसएसआर खत्म हो जाए। तो फाइनली दिसंबर 1991 में यूएसएसआर एंड हो जाएगा। कब एंड होगा? दिसंबर 1991 में। इसके अलावा माना जाता था कोल्ड वॉर के टाइम पे, ये माना जाता था आपका कि ना कभी भी अगर लड़ाई होती है, कभी भी अगर यूएसएसआर टूटता है इन फ्यूचर आपका, तो रीजन क्या होगा टूटने का? सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वो रीजन बनेंगे, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज थोड़े से इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी है, और दूसरा रीजन यहाँ पे ना बहुत अलग अलग डिफरेंसेस बहुत है। रीजनल, यहाँ अगर हम देखें रिलीजन के मामले में बहुत अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, बहुत अलग अलग रहन सहन के लोग हैं, मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो ये माना जाता था कि इन फ्यूचर अगर कभी भी यूएसएसआर टूटता है तो वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की वजह से टूटेगा। रीजन, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है, और दूसरा रीजन कि यहाँ पे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बहुत है, पैसे के मामले में लोग बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। बट टूटने का रीजन कौन बना? अमीर देश, जैसे कि रशिया, जैसे कि बेलारूस, जैसे कि आपका यूक्रेन, जॉर्जिया, बाल्टिक रिपब्लिक, इन देशों की वजह से टूटा था यूएसएसआर आपका। अच्छा, वॉर ना 2 टाइप की होती है, एक होता है कोल्ड वॉर और एक होता है हॉट वॉर। कोल्ड वॉर का मतलब होता है जहां पे आप बातों से लड़ाई करोगे, यानी सिर्फ धमकी वमकी देकर के लड़ाई करोगे, वो कोल्ड वॉर था। और हॉट वॉर क्या होता है? जिसमें आप मारपीट करोगे, एकदम एकदम युद्ध कर दोगे प्रॉपर, हंगामा हंगामा मचा दोगे, अपने हथियार वगैरह फेंक दोगे, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह फेंक दोगे, तो वो क्या हो जाएगा? आपका हॉट वॉर हो जाएगा। यूएसए और यूएसएसआर के बीच में क्या चल रहा था? कोल्ड वॉर चल रहा था, वो सिर्फ बातों से लड़ रहे थे। आगे देखते हैं। अभी हमने देख लिया यूएसएसआर के टूटने का रीजन, लेकिन इस यूएसएसआर के टूटने के बाद क्या परिणाम निकले, क्या कॉन्सिक्वेंस निकले, रिजल्ट क्या निकले, वो अब हम देखेंगे। तो कॉन्सिक्वेंस के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो 3 टॉपिक आप बनाएंगे। पहला कॉन्सिक्वेंस क्या निकला? एंड ऑफ कोल्ड वॉर। जैसे ही यूएसएसआर खत्म हो गया, कोल्ड वॉर खत्म। अरे भाई, वॉर करने के लिए तो 2 लोग चाहिए ना, तो जब एक सुपर पावर खत्म ही हो गई तो यूएसएसआर किसके साथ वॉर करेगा? तो कोल्ड वॉर तो खत्म हो गया आपका। सेकेंड, चेंजेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो राजनीति थी, जो पॉलिटिक्स थी, उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और थर्ड, बहुत सारे देश जो होंगे उनका राइज होगा, बहुत सारे नए नए देश जो होंगे वो हमें देखने को मिलेंगे आपका। ये 3 असर पड़े थे यूएसएसआर के टूटने के बाद, कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट निकले थे। तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं एंड ऑफ कोल्ड वॉर की। कोल्ड वॉर के एंड से क्या होगा? सबसे पहला, जैसे ही आपका यूएसएसआर टूट गया, कोल्ड वॉर खत्म हो गई। ठीक है। सेकेंड रीजन क्या था? कि अभी तक जो आइडियोलॉजी की लड़ाई चलती थी कि सोशलिज्म बेस्ट है या कैपिटलिज्म बेस्ट है, वो भी खत्म हुई। अब जब यूएसएसआर रहा ही नहीं, तो यूएसए किसके साथ लड़ाई करेगा कि कैपिटलिज्म बेस्ट है कि सोशलिज्म बेस्ट है आपका? थर्ड रीजन, अब यहाँ पे जो लड़ाई चलती थी कि किसको पास कितना वेपन्स होगा, यूएसएसआर हमेशा कंपटीशन करता था ना, जितने न्यूक्लियर वेपन अमेरिका के पास है उतने ही मैं भी बनाऊंगा, वो कंपटीशन खत्म हो गया। तो जो आर्म रेस लगी हुई थी वो आर्म रेस यहाँ पे खत्म हो जाएगी, ये आप लिखेंगे एंड ऑफ कोल्ड वॉर में। नेक्स्ट आते हैं चेंजेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसमें क्या बताएंगे कि पूरी दुनिया के पास यूएसएसआर के खत्म होने के बाद 2 ऑप्शन बचे थे, 2 पॉसिबिलिटीज बची थी। पहला, या तो अमेरिका को एक सिंगल सुपर पावर रहने दो और पूरी दुनिया भर पे डोमिनेट करने दो, दबदबा करने दो, और यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब होता है जहां पे एक ही महाशक्ति हो, एक ही सुपर पावर। तो यूएसएसआर के पूरी दुनिया के पास 2 ऑप्शन थे।
पहला ऑप्शन, या तो यूएसए को एक सिंगल सुपर पावर बने रहने दो और पूरी दुनिया के ऊपर डोमिनेट करने दो। वहीं यहाँ पे इनके पास दूसरा ऑप्शन क्या था कि जो छोटे छोटे देश हैं, ये छोटे छोटे देश मिलके क्या कर ले, ग्रुप ऑफ कंट्रीज बना ले, ग्रुप ऑफ कंट्रीज मिल करके ना एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन बना ले और यूएसए को टक्कर दे। यूएसएसआर क्या था, ये भी तो आपके 15 देशों का ग्रुप ही था ना। वैसे ही यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी ये थी कि कई सारे देश मिलकर के अपना एक ग्रुप बना ले और वो ग्रुप टक्कर किसको देगा इंटरनेशनल लेवल पे, यूएसए को टक्कर देगा। इसके अलावा जो भी देश यूएसए के साथ जाके जुड़ रहे थे, यूएसए जैसे यूएसएसआर खत्म होगा ना, तो बहुत सारे देश यूएसए के साथ जाके जुड़ जाएंगे। तो जितने भी देश यूएसए के साथ जाके जुड़ रहे थे, उन सभी देशों ने कौन सी आइडियोलॉजी को अपना लिया, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को। और कौन सी इकोनॉमी चल रही थी यहाँ पे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो अब पूरी दुनिया भर में किसका दबदबा हो गया था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पूरी दुनिया भर में दबदबा हो गया था। नेक्स्ट, जो भी देश सोशलिज्म को छोड़ करके कैपिटलिज्म को अपना रहे थे, उन देशों की हेल्प कौन कर रहा था, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसको याद रखिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को आईएमएफ भी बोला जाता है। ओके, इन दोनों का काम क्या है, पैसा देने का। बैंक वर्ड आ गया तो पैसा देगी, मॉनेटरी मॉनेटरी में वर्ड आ रहा है मनी, तो ये क्या करेगी, ये भी पैसा देगी। तो जो भी देश आपका सोशलिज्म से अपने आप को कैपिटलिज्म में बदल रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे, उन देशों को पैसे के रूप में इकोनॉमिकली हेल्प कौन कर रहा था, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। थर्ड थर्ड रिजल्ट जो निकला था वो क्या था, राइज ऑफ न्यू कंट्रीज। बहुत सारे नए देश निकले थे। जैसे ही यूएसएसआर खत्म होगा तो बहुत सारे नए देश जो होंगे उनका उदय हो जाएगा, वो नए देश निकलेंगे आपका। सेकंड क्या बोला गया था, कई सारे देश जो होंगे ना, वो यूरोपियन यूनियन को जाके ज्वाइन कर लेंगे। कई सारे देश जो होंगे आपके, वो अमेरिका को जाके ज्वाइन कर लेंगे। जो भी देश अमेरिका को जाके ज्वाइन करेंगे ना, वो लोग नाटो को साइन करेंगे। नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना कि यूएसएसआर के साथ अगर आपको जुड़ना है तो वॉर्सो पैक्ट साइन करना पड़ेगा, वैसा ही सेम अगर किसी को यूएसए के साथ जुड़ना है तो नाटो को साइन करना पड़ेगा। तो बहुत सारे देश जब यूएसएसआर खत्म होगा तो अमेरिका के साथ जुड़ जाएंगे, बहुत सारे देश यूरोपीय यूनियन के साथ जुड़ जाएंगे, और बहुत सारे देश ये डिसाइड करेंगे कि हमें आजाद रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है, हमें किसी के साथ नहीं जुड़ना है आपका। जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, इन्होंने डिसाइड किया कि हमारा जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जिस जगह पे हम लोग हैं, इस जगह का हम फायदा उठाएंगे और हम किसी भी देश के साथ जुड़ेंगे नहीं। हम अपने एक अच्छे रिश्ते बनाएंगे, किनके साथ, रशिया के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज जैसे चाइना वगैरह, यूएस वगैरह के साथ हम अपने अच्छे से रिश्ते बनाएंगे, बाकी हम जुड़ेंगे नहीं किसी के साथ। ये इन्होंने डिसाइड किया था। तो विद दिस, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।